साथियों, आज की इस वीडियो में आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम 2026 जिनका पेपर अभी देखिए 6 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च और 13 मार्च को है। आज ही नया नोटिफिकेशन जारी किया है रेलवे ने और बताया है कि भाई हम जो है आरआरबी टेक्नीशियन का पेपर अब 13 मार्च को भी लेंगे। पहले 6, 9 और 10 ये 3 डेट थे, अब 13 मार्च भी रेलवे ने बताया कि 13 मार्च को भी पेपर लिया जाएगा। तो साथियों हो जाइए तैयार। अब आपका सिटी इंटीमेशन जो है आज या फिर कल से जारी हो जाएगा, तो बहुत ही कम समय बचा है और आज से मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो कि डायरेक्ट आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चंस आप खुद पढ़ के देखिए, आपको अगर अच्छा लगे तो आगे के क्लासेस देखना और अगर अच्छा ना लगे तो आगे की क्लास नहीं देखना। चलिए शुरू करते हैं साथियों, देखते हैं क्वेश्चंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। इसके साथ साथ मैं अभी आपको करंट अफेयर्स की भी क्लासेस रेगुलरली करवाऊंगा, उनको भी आप जरूर से जरूर देखना। क्वेश्चन शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन है, यदि प्रतिबिंब का आवर्धन +2 है तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो साथियों यहां पर बोला गया है कि यदि प्रतिबिंब का आवर्धन ठीक है +2 है, देखो +2 है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। अब एक चीज यहां पर आप याद रखना, अगर आवर्धन का मान अगर आपका प्लस में आए ठीक है, तो भाई तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो आपकी सीधी होगी। कैसी होगी? सीधी होगी। और अगर आपका आवर्धन का मान नेगेटिव में आए ठीक है, तो फिर याद रखना कि जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वो आपकी कैसी होगी? उल्टी होगी। ठीक है, उल्टी होगी। ये दो बातें आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए +2 है यानी बड़ा होगा और क्या होगा यहाँ पर? सीधी होगी। और आप सभी को पता है कि सीधी प्रतिबिंब कब बनती है? जब वो आभासी होती है। ठीक है, आभासी यानी वर्चुअल और इरेक्ट यानी सीधा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी और सीधा यानी वर्चुअल और इरेक्ट आपका जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वो होगी, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, आभासी और सीधा। आगे देखिए क्वेश्चन है कि पानी में अम्ल मिलाने पर तापमान में क्या होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो पानी में अगर अम्ल डालते हैं तो तापमान पर क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पानी में अम्ल यानी अम्ल में अगर आप वाटर को ऐड करते हैं तो भाई इसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं ना। इसमें होता यह है कि तापमान जो होता है ये बढ़ता है। सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बढ़ता है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि 0 डिग्री सेल्सियस और 22 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल क्रमशः क्या होती है। यह क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 0 डिग्री सेल्सियस और 22 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? देखो 0 डिग्री पर वायु में ध्वनि की चाल अगर आप देखें तो 0 डिग्री पर ध्वनि की चाल होती है 331 मीटर पर सेकंड, ये 0 डिग्री पर। ठीक है, और 22 डिग्री पर जो ध्वनि की चाल होती है ना, 22 डिग्री पर वो होती है साथियों 344, याद रखना 344 मीटर प्रति सेकंड, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ बी को लॉक कर दीजिएगा, बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। 0 डिग्री पर 331 मीटर प्रति सेकंड और 22 डिग्री पर 344 मीटर प्रति सेकंड। एक चीज़ और याद रखना, रूम टेम्परेचर जो होता है जिसको आप 25 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस में जो वायु का चाल होता है वो आप याद रखना 346 होता है, 346 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये भी आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 350 ग्राम पानी में 50 ग्राम नमक घुला है तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा। सिंपल सी बात है, 1 बिलियन है। ठीक है, 1 बिलियन है जिसमें 350 ग्राम पानी है। ठीक है, और इस पानी में 50 ग्राम का नमक घुला हुआ है, तो द्रव्यमान प्रतिशत आपको जो है यहाँ निकालना है। देखिए सांद्रता अगर निकालना है आपको साथियों, बेसिकली यहाँ पर आपको सांद्रता ही निकालना है। तो सांद्रता बराबर होता है बिलेई बटा बिलियन, बिलेई बाई बिलियन, और यहाँ पर परसेंटेज में आपको निकालना है ना, द्रव्यमान प्रतिशत पूछा है तो गुना 100% आप कर दीजिएगा तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि बिलेई किसको बोलते हैं और बिलियन किसको बोलते हैं। तो बिलेई देखो, बिलियन तो आपका जिसमें घुलता है और बिलेई जो घुलता है, जो घुल रहा है। क्या घुल रहा है यहाँ पर? नमक घुल रहा है। ठीक है, किसमें घुल रहा है? तो पानी में घुल रहा है।
तो ये जो पानी है ये आपका बिलियन होगा, और विलेय आपका क्या होगा, ये नमक का घोल जो 50 ग्राम है। लेकिन बिलियन जो है ना, ये बिलियन में केवल आपका देखो केवल पानी नहीं होगा, क्योंकि देखो पानी के साथ नमक भी तो घुल रहा है ना, यानी 350 ग्राम पानी प्लस 50 ग्राम नमक, यानी 400 ग्राम आपका बिलियन होगा, और विलेय होगा 50 ग्राम। तो सांद्रता अगर इसका आप निकालोगे तो कैसे निकलेगा देख लो, 50 विलेय ऊपर लिखेंगे, 50 आपका 50 ग्राम ऊपर हो गया, और बिलियन में मैंने क्या बोला कि पानी में और क्या मिल रहा है, केवल पानी तो नहीं है, इसमें 50 ग्राम नमक भी मिला हुआ है, यानी यहाँ पर बिलियन हो जाएगा आपका 400, और आपको द्रव्यमान प्रतिशत में पूछा है तो गुना 100। ठीक है, तो जिसको अब इसको सॉल्व करिए। जब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो 5 अट्ठे 40, और 8 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो फिर आपका क्या आंसर आएगा, 100 को 8 से डिवाइड करोगे तो 12.5%। ठीक है, तो 12.5% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिलेंगे, बस डेटा चेंज रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। मैंने कितनी बार पढ़ा है कि साथियों, उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब होता है ये आभासी होता है, सीधा होता है, और हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, आभासी, सीधा और छोटा। देखिए क्वेश्चन है, कौन सा हाइड्रोकार्बन जलने पर पीली लौ देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो जलने पर पीली लौ देता है। देखो यहाँ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है जो जलने पर जो है ना पीली लौ देता है भाई, पीली लौ। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट है, ए नहीं बी। यहां पर एक गलती से टाइप हो गया है, ए नहीं आपको बी पढ़ना है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है, निम्न धातुओं को अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको बताना है, देखो यहाँ पर आपको जो है साथियों पोटासियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, मरकरी और सिल्वर दे रखा है। आपको जो है इनको अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आप सभी को पता है ये रिएक्टिविटी सीरीज तो आपको याद रखना ही है साथियों। ठीक है, बिल्कुल ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। देखिए सबसे ऊपर आपका पोटासियम होता है, फिर आपका सोडियम होता है, फिर कैल्शियम होता है, इस प्रकार से सबसे लास्ट में आपका सोना होता है, फिर उसके ऊपर जो है आपका चांदी होता है। देखो तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले तो आपका आ जाएगा पोटासियम, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। उसके बाद फिर आपका आ जाएगा सोडियम। ठीक है, तो पोटासियम पहले आएगा, उसके बाद फिर सोडियम आएगा, इन चारों में है यार। उसके बाद फिर जिंक आएगा, जिंक। ठीक है, और जिंक के बाद जो है ना साथियों देख सकते हैं आप यहाँ पर, जिंक के बाद जो है आपका कॉपर आएगा, कॉपर। तो जिंक के बाद कॉपर, इन दो ऑप्शन में है, तो या तो बी होगा या सी होगा। कॉपर के बाद क्या आएगा, तो कॉपर के बाद आपका जो है मरकरी आएगा, और मरकरी के बाद आपका सिल्वर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बेसिकली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 0.4 एम्पियर धारा तथा 2 वोल्ट विभवांतर हो तो प्रतिरोध क्या होगा। लगाइए ओम का, देखिए ओम का सूत्र क्या होता है, V इक्वल टू होता है I इंटू आर। ठीक है, V इक्वल टू I इंटू आर। यहाँ पर आपको प्रतिरोध निकालना है बेसिकली। तो अगर आप यहाँ पर R का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V अपॉन I, यही हो जाएगा ना। तो देखो V का मान कितना दे रखा है, तो V का मान आपको दे रखा है 2, और I यानी धारा का मान दे रखा है 0.4। तो 4 और 0 जब हटाएंगे तो ऊपर आपका जो है 1 0 यानी 10 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 को जब आप यहाँ पर काटोगे तो कितना निकल के आएगा, 5 ही निकल के आएगा ना, 5 ओम आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण क्या होगी। मान लेते कोई भी उत्तल दर्पण है। ठीक है, उत्तल दर्पण है, यहाँ पर मुख्य अक्ष के समानांतर जो है ना कोई भी किरण आ रही है। देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण आ रही है कोई भी। ठीक है, तो वो परावर्तन के बाद या फिर आपको पूछा है कि आपतित जो प्रकाश पुंज होगा वो कैसा होगा, यानी मुख्य अक्ष के समांतर जो आपतित किरण होगा वो कैसा होगा। तो देखो आप सभी को पता है कि उत्तल दर्पण में क्या होता है भाई, जो मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई जो किरण होती है वो क्या होती है, डाइवर्ज होती है। डाइवर्ज यानी आपतित होती है।
ठीक है। तो ये ऐसा प्रतीत होगा कि फोकस पर आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा कि उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण जो है फोकस से अपसारित होती हुई प्रतीत होगी। अपसारित यानी जिसको आप बोलते हैं अपेयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम एफ, ठीक है, यानी एफ से डाइवर्ज होती हुई आपको प्रतीत होगी, यानी फोकस से अपसारित होती हुई प्रतीत होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला, निम्न में से किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है? प्लास्टिक का उपयोग, पानी का उपयोग, कांच का उपयोग तो हम करते हैं, लेकिन मिट्टी का उपयोग कांच बनाने में, लेंस बनाने में माफी चाहते हैं, नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिट्टी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्राम अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? बताइए। देखिए, विश्राम अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, यही आपको बताना है। तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 से 18 बार, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा 15 से 18 बार। अगला क्वेश्चन है, फलों में मुख्यतः कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में पाया जाता है? डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। देखिए, फलों में साथियों, फल और बीज याद रखना आप, फ्रूट्स एंड सीड्स, यानी फलों और बीजों में जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला हार्मोन होता है वो होता है साइटोकाइनिन। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, साइटोकाइनिन। आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्वेश्चन जो है आपका डायरेक्ट पूछा जाता है भाई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लसिका उत्तकों में पचे और अवशोषित, यानी लसिका उत्तक जो है ना, इनमें से किसका परिवहन करती है? बेसिकली आपको यही बताना है। कितनी बार मैंने पढ़ा है कि लसिका उत्तक जो होती है वो वसा का परिवहन करता है, फैट्स का। तो वसा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कितने केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं? ये साथियों कोशिकांग है, आपको बताना है इनमें से कितने केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। देखिए, राइबोसोम की बात करें तो ये साथियों एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। रिक्तिका यानी वैक्यूल की अगर हम बात करें तो देखो, ये पादप कोशिका में बड़े आकार का पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में भी पाया जाता है, बिल्कुल छोटा सा, न के बराबर, लेकिन पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ये भी पादप कोशिका, जंतु कोशिका दोनों में ही पाया जाता है। लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम भी जो है पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में ही पाया जाता है। लेकिन साथियों, यहाँ पर अगर प्लास्टिड की बात करें ना, प्लास्टिड, तो ये प्लास्टिड एकमात्र ऐसा कोशिकांग है इन पांचों में जो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। और आपसे पूछा भी गया है कि कितने केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तो केवल प्लास्टिड यानी केवल एक। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कोशिका में गोल्जी तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कोशिका में गोल्जी तंत्र का मुख्य कार्य, ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू प्लस एक्सपेक्टेड है, जो कि आपके टेक्नीशियन के पेपर में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो कोशिका में गोल्जी तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, कोशिका में गोल्जी तंत्र का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन की पैकेजिंग और संशोधन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, प्रोटीन की पैकेजिंग और संशोधन। नेक्स्ट है, कौन सा कोशिकांग विषैले पदार्थों के प्रभाव को समाप्त करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कौन सा कोशिकांग है जो विषैले पदार्थों के प्रभाव को समाप्त करता है? तो भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साथियों, मैंने आपको कई बार बताया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार का होता है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जिसमें राइबोसोम की उपस्थिति होती है, और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें वसा की उपस्थिति होती है, ठीक है। तो याद रखना, ओवरऑल अगर हम देखें तो कौन सा कोशिकांग है जो विषैले पदार्थों के प्रभाव को समाप्त करता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताइए। तो भाई देखिएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है, ठीक है, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं? तो 2 उत्प्रेरक का नाम याद रखना, निकेल और पैलेडियम। निकेल और पैलेडियम 2 ऐसे उत्प्रेरक हैं, ठीक है, जिसकी उपस्थिति में जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वो भाई क्या करते हैं? हाइड्रोजन जोड़ते हैं निकेल और पैलेडियम की उपस्थिति में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किस कार्बनिक यौगिक का क्वथनांक सबसे कम है? भाई इन चारों का क्वथनांक, और देखिए क्वथनांक और गलनांक आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है
तो किस कार्बनिक यौगिक का क्वथनांक सबसे कम है? चारों का जानना पड़ेगा आपको। मैं अगर नहीं पता है तो मैं चारों का यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। देखिए मीथेन की अगर बात करें ना, तो मीथेन का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 111 केल्विन, ठीक है। एथेनॉल की अगर बात करें तो एथेनॉल का जो क्वथनांक होता है वो होता है आपका 351 केल्विन, ठीक है। क्लोरोफार्म का क्वथनांक की अगर बात करें तो होता है 334 केल्विन। एसिटिक एसिड की अगर हम क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ये होता है 391 केल्विन। यानी इन चारों में सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है एसिटिक एसिड का और सबसे कम होता है मीथेन का 111 केल्विन। और आपको बताना वही है कि किस कार्बनिक यौगिक का क्वथनांक सबसे कम है, तो मीथेन का CH4। मीथेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग गर्म करने से पहले क्या होता है? भाई फेरस सल्फेट जो होता है ना, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग गर्म करने से पहले कैसा होता है ये आपको बताना है। तो गर्म करने से पहले फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो रंग होता है वो ग्रीन कलर का होता है, हरे रंग का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ग्रीन कलर का होता है भाई, हरे रंग का होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि जब फेरस सल्फेट को, यानी फेरस सल्फेट का सूत्र होता है FeSO4, जब फेरस सल्फेट को यहाँ पर हीट यानी गर्म करते हैं तो क्या बनता है? तो देखो, एक तो आपका फेरिक ऑक्साइड बनता है, फेरिक ऑक्साइड का सूत्र होता है Fe2O3, ठीक है। और इसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड और क्या बनता है? एक तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड और एक SO2 और SO3 आपका बनता है, याद रखना, ठीक है। दोनों गैसीय अवस्था में पाया जाता है। यहाँ बेसिकली आपको बताना था इसका क्रिस्टल का रंग गर्म करने से पहले कैसा होता है। तो फेरस सल्फेट का रंग जो होता है वो हरा रंग का होता है, ग्रीन कलर का होता है। नेक्स्ट है, किस दृष्टि दोष में अवतल और उत्तल दोनों लेंसों की आवश्यकता होती है? देखिए, मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष, जब किसी को निकट दृष्टि दोष होती है तो उसके उपचार के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष, जब किसी को दूरदृष्टि दोष होता है तो उसके उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन जब प्रेस बायोपिया होता है ना, देखिए प्रेस बायोपिया में होता यह है कि सामने यानी निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष ये दोनों ही हो जाता है और इसके उपचार में हम अवतल और उत्तल दोनों लेंस की आवश्यकता होती है या दोनों लेंस का प्रयोग करते हैं। तो प्रेस बायोपिया ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु को अवतल लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, और प्रतिबिंब लेंस से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बने तो लेंस की फोकल लंबाई क्या होगी? लेंस की फोकल लंबाई, भाई लेंस का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको बेसिकली फॉर्मूला लगाकर ही बनाना पड़ेगा, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं भाई। देखो यहाँ पर साथियों u का मान दिया हुआ है, देखो कितना दिया हुआ है, अवतल लेंस के सामने की दूरी 10 सेंटीमीटर और u का मान हमेशा नेगेटिव में लेते हैं तो इसका u का मान -10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। प्रतिबिंब लेंस से जो है कितनी दूरी पर बन रहा है? तो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी v का मान जो है यहाँ पर हम -5 लेंगे, -5 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है और अवतल लेंस के इधर बन रहा है, लेफ्ट में बन रहा है ना, तो लेफ्ट में जब बनेगा तो इसको हम नेगेटिव लेंगे और राइट में जब बनेगा तो इसको पॉजिटिव लेंगे। तो ये नेगेटिव में, ये लेफ्ट में बन रहा है तो इसीलिए हम इसको नेगेटिव लेंगे, ठीक है। और आपको फोकस दूरी निकालना है तो लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f = 1/v - 1/u। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना बेसिकली तो इसका आंसर जो है आपका क्या निकल के आएगा? -10 सेंटीमीटर आएगा। आप निकाल लेना, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। 1/f v के जगह पर यहाँ पर -5 सेंटीमीटर आएगा और यहाँ पर जो है ना u के जगह पर -10 सेंटीमीटर आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो -10 सेंटीमीटर आपका मान निकल के आएगा, ठीक है। -10 सेंटीमीटर इसका मान निकल के आएगा। यहाँ पर स्पेस भी नहीं है कि मैं आपको सॉल्व करके बता पाऊँ, ठीक है। सिंपल है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे। देखिए क्वेश्चन है, मासिक चक्र के लिए मुख्य महिला हार्मोन कौन सा है? तो मासिक चक्र के लिए मुख्य महिला हार्मोन जो होता है वो कौन सा होता है? देखो करेक्ट आएगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिलिएटेड उपकला उत्तक सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिलिएटेड उपकला उत्तक, ठीक है,
ये कहाँ पर पाया जाता है भाई? देखो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? श्वसन पथ में। श्वसन पथ की जगह पर सिलिया अगर आपके ऑप्शन में दिया हुआ रहता तो सिलिया भी करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रखना। सिलिएटेड उपकला उत्तक ये श्वसन पथ में पाया जाता है। एक क्वेश्चन है, यदि वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो उत्तल दर्पण का आवर्धन क्या होगा? इसको सॉल्व करिए। आवर्धन निकालना है, बेसिकली दर्पण का पूछा है। तो दर्पण में जो आवर्धन का मान होता है वो क्या होता है? देखिए यहाँ पर दर्पण में पूछा है ना, उत्तल दर्पण में, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से आप निकाल लोगे यहाँ पर। ठीक है, देखो आवर्धन का मान होता है दर्पण में m इक्वल टू माइनस v बाई यू, यही होता है ना। तो निकालिए इसका, क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पर? तो भाई माइनस बाहर कर दीजिए। v का मान यहाँ पर क्या दिया हुआ है? v का मान आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर और u का मान दे रखा है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस u का मान हमेशा नेगेटिव में लेते हैं। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे ना साथियों, देखो जब इसको आप सॉल्व करोगे, देखो माइनस माइनस तो आपका कट जाएगा, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 और 5, 2/5, ठीक है, 2/5। आज जब इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या आंसर आएगा? तो 0.4, और वो भी प्लस में आएगा। 0.4 जो है इसका मान निकल के आएगा और वो भी प्लस में आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, 0.4। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, केंद्रक झिल्ली का मुख्य कार्य क्या होता है? तो साथियों देखिए, केंद्रक झिल्ली जो होता है इसका मुख्य कार्य होता है पदार्थों का कोशिका द्रव्य में स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। केंद्रक झिल्ली का प्राथमिक कार्य पूछे या मुख्य कार्य पूछे, क्या होता है? पदार्थों का कोशिका द्रव्य में स्थानांतरण। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन है, 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद को 10 मीटर से गिराया गया, जमीन से टकराने से पहले उसका संवेग क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है, कि 10 मीटर की ऊंचाई से, मान लेते हैं ये कोई मीनार है, ठीक है, और यहाँ से 10 मीटर की ऊंचाई से इसको गिराया जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो द्रव्यमान आपको दे रखा है, द्रव्यमान वो दे रखा है 0.5 kg। और अगर बात करें साथियों यहाँ पर देखो u का मान यानी प्रारंभिक गति जो आपको दे रखा है, u का मान 0 दे रखा है, v का मान आपको यहाँ पर तो निकालना ही पड़ेगा। उसके बाद संवेग का सूत्र क्या होता है? p इक्वल टू होता है m इंटू v, यानी इसको सॉल्व करने के लिए v का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले v का मान आप कैसे निकालोगे? तो v का मान निकालने के लिए यहाँ पर जो है ना, देखो गति का जो तीसरा समीकरण है उसको आप यहाँ पर लगाओगे। तो गति का तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे ना साथियों, तो देखो v का मान जो है, v का मान यहाँ पर आपका निकल के क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखो, चलिए इसको सॉल्व भी कर लीजिए ना, सॉल्व भी कर लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं साथियों। जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, तो देखो सॉल्व करोगे तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, तो u का मान तो 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा। 2as, 2a का मान आपको यहाँ पर दे रखा है कितना साथियों? यहाँ पर g का मान जो है ना आपको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है, ये टाइपिंग छूट गया था। तो g का मान देखो नीचे की ओर जा रहा है ना, गिराया गया यानी वो नीचे की ओर जा रहा है, तो g का मान आपको माइनस में लेना है, -10। और s का मान विस्थापन जितना हो रहा है यानी 10 मीटर, तो s का मान जो है यहाँ पर आपको 10 लेना है। जब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो v स्क्वायर बराबर आएगा 200, और v का मान आपका यहाँ पर आ जाएगा √200। ठीक है, तो v का मान √200 आ रहा है ना। तो देखो यहाँ पर साथियों v का मान तो आपका आ गया कि √200। अब संवेग का मान निकालना है m इंटू v। m का मान आपको दे रखा है 0.5। 0.5 को हम हाफ लिख सकते हैं, 1/2। ठीक है, और v का मान आपका कितना आया था? √200। जिसको आप जब इसको आप सॉल्व करोगे ना साथियों, तो यहाँ पर 10 kg आपका निकल के आ जाएगा, 10 kg गुने मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, क्योंकि जो संवेग होता है, संवेग की इकाई होती है kg गुने मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर आपका निकल के आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लेना जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, पेपर में पूछा जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, निम्न में से कौन सा विलयन विद्युत का संचालन नहीं करता है? बताइए कौन सा विलयन है जो विद्युत का संचालन या विद्युत प्रभावित
कौन से विलयन में विद्युत प्रभावित नहीं होता है, या फिर क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि निम्न में से कौन सा विलयन है जिसमें विद्युत का संचालन नहीं होगा। भाई अम्लीय विलयन में तो होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन में भी होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल विलयन में भी होगा, अल्कोहल के विलयन में नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कोशिका को आइसोटोनिक विलयन में रखने पर क्या होता है, यानी जब कोशिका को आइसोटोनिक विलयन में रखते हैं तो क्या होता है। देखिए जब कोशिका को आइसोटोनिक विलयन में रखा जाता है ना, तो पानी का शुद्ध संचालन नहीं होता है। यह क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पानी का क्या होता है भाई, शुद्ध संचालन नहीं होता है। कोशिका को आइसोटोनिक विलयन में रखने पर क्या होता है, तो पानी का शुद्ध संचालन नहीं होता है। ये आप याद रखना, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा। संकुचनशील, ठीक है, प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं, बताइए। संकुचनशील जो प्रोटीन होते हैं भाई वो कहाँ पाए जाते हैं। देखिए संकुचनशील जो प्रोटीन होते हैं वो मांसपेशियों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, मांसपेशियों में। नेक्स्ट है 1980 के दशक में ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण क्या था भाई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा जीव है जो खंडन यानी देखिए फ्रेगमेंटेशन द्वारा प्रजनन करता है। तो इनमें से कौन सा जीव है जो खंडन विधि के द्वारा अपना प्रजनन करता है। एनसीईआरटी में इसका एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा लिखा हुआ है, तो स्पाइरोगायरा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई एथलीट, देखिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में बोला गया है, यदि कोई एथलीट त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ का एक चक्कर t सेकंड में पूरा करता है तो उसकी चाल क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। मान लेते हैं कोई एथलीट है जो कि वृत्ताकार पथ पर, ठीक है, लिखा है त्रिज्या r के, यानी त्रिज्या का मान यहाँ पर r दे रखा है, त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ पर पूरा एक चक्कर जो है ना t सेकंड में पूरा करता है। यानी देखिए वृत्ताकार पथ का एक चक्कर का मान कितना होता है, 2πr होता है ना, 2πr, और कितने समय में कर रहा है तो t सेकंड में बाई t। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 2πr बाई t। देखो कौन से ऑप्शन में है, v इक्वल टू 2πr बाई t, ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है, निम्न में से ठोस सोल यानी सॉलिड सोल का उदाहरण कौन सा है। देखिए ठोस सोल यानी सॉलिड सोल का उदाहरण कौन सा है भाई, तो यहाँ पर देखिए रंगीन रत्न। रंगीन रत्न की अगर बात करें तो रंगीन रत्न, इसके अलावा एक आपका और एक एग्जाम्पल याद रखना जो कि एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है। देखिए एक आपका होता है मिल्की ग्लास। मिल्की ग्लास यानी दूधिया कांच जो होता है ना, ये भी जो है ठोस सोल यानी सॉलिड सोल का उदाहरण है। एक आपका रंगीन रत्न और एक मिल्की ग्लास, याद रखना। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है कोलोइड के, देखिए कोलोइड से कणों को अलग करने के लिए कौन सी विधि उपयोगी है। तो कोलोइड से निम्नलिखित में से, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग जो है कोलोइड से कणों को अलग करने में किया जा सकता है। तो याद रखिए अपकेंद्रण विधि का। अपकेंद्रण ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अपकेंद्रण ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है साथियों, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे के इलेक्ट्रोलाइटिक शोधन में एनोड क्या होता है। देखिए तांबे के इलेक्ट्रोलाइट शोधन में एनोड पर क्या होता है, तो अशुद्ध तांबे का छड़ होता है। अशुद्ध तांबे का छड़, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एनोड पर अशुद्ध तांबे का छड़ होता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। एनोड पर पूछा है ना, तो एनोड पर इम्प्योर होता है यानी अशुद्धि आपका जमा होता है। तो अशुद्ध तांबे का छड़ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए और कैथोड पर अगर पूछे ना, यहाँ कैथोड पर पूछता तो शुद्ध होता, शुद्ध तांबे की प्लेट होता है वहाँ पर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीव किसी भी तल में विखंडन कर सकता है। तो अमीबा, सिंपल सा क्वेश्चन है। अमीबा किस विधि से अपना किस विधि से अपना प्रजनन करता है। तो याद रखना बाइनरी फिजन के द्वारा भाई। अमीबा, लिस्मेनिया, ये सब जो है विखंडन यानी बाइनरी फिजन यानी द्विखंडन विधि से अपना प्रजनन करता है। और अमीबा एक ऐसा जीव है जो किसी भी तल में विखंडन कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा। हाइड्रा किस विधि से प्रजनन करता है, तो मुकुलन विधि से, याद रखना है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका,
लेड नाइट्राइट, देखिए लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया कराया जाता है तो एक पीला अवक्षेप बनता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो लेड नाइट्रेट, ये क्वेश्चन देखो, लेड नाइट्रेट की पोटेशियम आयोडाइड यानी पोटेशियम आयोडाइड की और लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? PbNO3, ठीक है। इसकी रिएक्शन देखिए, जब लेड नाइट्रेट की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड या फिर पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन जो है लेड नाइट्रेट से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? देखो इसमें प्राप्त होता है एक तो आपका साथियों पोटेशियम नाइट्रेट प्राप्त होता है, साथ ही में आपका जो है ना लेड आयोडाइड बनता है, लेड आयोडाइड, ठीक है। और ये जो अभिक्रिया है ना साथियों, ये द्विविस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसमें अवक्षेप के रूप में जो पदार्थ बनता है यानी ये जो आपका लेड आयोडाइड बनता है, इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग येलो होता है यानी पीले रंग का होता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों में पराग ग्रहण करने वाली संरचना कौन सी होती है? तो फूलों में पराग ग्रहण करने वाली जो संरचना होती है वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा में। तो ऑप्शन नंबर सी वर्तिकाग्र करेक्ट आंसर होगा। पादप कोशिका में प्लाज्मोलाइसिस किस बिलियन में होता है? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पादप कोशिका में प्लाज्मोलाइसिस जो होता है वो किस बिलियन में होता है? देखिएगा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर साथियों, याद रखना, हाइपरटोनिक बिलियन में। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक नहीं, हाइपरटोनिक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला, पौधों को लचीलापन प्रदान करने वाला उत्तक कौन सा है? डबल स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पौधों को लचीलापन प्रदान करने वाला जो उत्तक है वो है साथियों कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा जो फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन प्रदान करता है पौधों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है? देखिए बोन अस्थि संयोजी उत्तक है, रक्त भी संयोजी उत्तक है, कार्टिलेज यानी उपास्थि ये भी आपका संयोजी उत्तक है, लेकिन मांसपेशी पेशीय उत्तक का उदाहरण है, ये तो संयोजी उत्तक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों ग्रहण सूचक यानी ऑल्फैक्टोरी, देखिए ऑल्फैक्टोरी इंडिकेटर कौन सा है? तो देखिए इनमें से कौन सा एक ऑल्फैक्टोरी इंडिकेटर का उदाहरण है? तो लौंग का तेल। लौंग का तेल जो है ना, यहाँ ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा हुआ है लौंग का तेल, ये किसका उदाहरण है भाई? तो ग्रहण सूचक का यानी ऑल्फैक्टोरी इंडिकेटर है एक। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा वनीला जो होता है ना, ये भी जो है ऑल्फैक्टोरी इंडिकेटर होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि एक कार 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से 10 सेकंड तक त्वरित होती है तो अंतिम वेग क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, गति का पहला समीकरण लगेगा, ठीक है। तो v इक्वल टू, गति का पहला समीकरण क्या होता है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो प्रारंभिक मान यानी u का मान तो कुछ भी नहीं है, तो इसको सॉल्व जब आप करोगे तो u का मान तो 0 आएगा, a का मान एक्सेलरेशन का मान आपको दे रखा है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और t का मान दे रखा है 10, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 20 मीटर प्रति सेकंड v का मान निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला, पानी में चौक के कण किस प्रकार का मिश्रण बनाते हैं? देखिए पानी में चौक का जो कण होता है ये निलंबन, याद रखना, किस प्रकार के मिश्रण बनाता है? तो भाई निलंबन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है फ्लाइट, देखिए माफ करना, फाइट और फ्लाइट यानी लड़ो और उड़ो प्रतिक्रिया के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? सिंपल सा क्वेश्चन है, एड्रेनालिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे देखिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहां पर होता है? बताइए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का जो अधिकांश द्रव्यमान होता है यह कहां पर होता है? देखिए परमाणु के केंद्र में, ठीक है, और नाभिक में, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं नाभिक में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, यह क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं छोटा कर देता हूँ ताकि चारों ऑप्शन दिख सके। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मानव पाचन तंत्र में भोजन का सही मार्ग कौन सा है? तो मानव, देखिए पाचन तंत्र में क्या होता है, भोजन सबसे पहले मुख में लेते हैं, तो मुख तो सब में पहले है। उसके बाद मुख, जो भोजन हम मुख में लेते हैं वो ईसोफेगस यानी ग्रास नली के माध्यम से जो है ना ग्रास नली में जाता है, ग्रास नली से आमाशय में यानी स्टोमक में आता है। उसके बाद ये फिर छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में जिन भोजनों का अवशोषण नहीं होता है वो आपका बड़ी आंत में आता है, फिर गुदा के द्वारा बाहर निकलता है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, यदि लोहे की छड़ पर नीचे की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल से अधिक हो तो क्या होगा? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। यदि एक लोहे की छड़ को, ठीक है,
या फिर यदि लोहे की छड़ पर नीचे की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल से अधिक हो तो क्या होगा। देखिए बर्तन के तल में ये डूब जाएगी, लोहे की जो छड़ होगी ना ये बर्तन के तल में डूब जाएगी भाई। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है, बताइए। सूर्य का प्रकाश अजैविक घटक है, तापमान अजैविक घटक है, मिट्टी अजैविक घटक है, लेकिन पौधे जो है ये जैविक घटक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है कि अंडाशय द्वारा उत्पादित हार्मोन और उसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो अंडाशय के द्वारा उत्पादित हार्मोन और उसका मुख्य कार्य, एक तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, इसका मुख्य कार्य होता है गर्भ व्यवस्था को बनाए रखना, ये बिल्कुल सही है। एस्ट्रोजन रक्त शर्करा का नियंत्रण गलत है। टेस्टोस्टेरोन अंडो उत्सर्जन उत्तेजित करना, यह भी गलत है। थायरोक्सिन प्रजनन चक्र नियंत्रित करना, यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए केवल सही है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे पीवाईक्यू प्लस एक्सपेक्टेड, जो कि आपके पेपर में डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। और आपके पेपर में 40 नंबर का साइंस है जो क्लासेस में कराऊंगा, उसको आप जरूर देख कर जाना, इसमें से डायरेक्ट सवाल आपके पेपर में आएंगे। तो आपको क्वेश्चंस कैसे लगे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।